नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 10 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 6:30 बजे का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश का जिला आगरा का थाना एकता लगता है और एकता थाना क्षेत्र का गांव है धोलोई लगता है। यहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम गौरी होता है। गौरी अपने ससुर को फोन करती है और फोन करने के बाद वो बोल कम रही थी और रो ज्यादा रही थी। जैसे ही रो रही थी उसके बाद ससुर ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या नहीं है? जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। हालांकि ये महिला हमेशा सोकर उठती थी सुबह 10 बजे के आसपास, लेकिन आज थोड़ा जल्दी ही उठ गई। 6:30 बजे के आसपास। सबसे पहले तो ससुर ने यही सवाल पूछा कि बेटा, आज तुमने बहुत जल्दी जाग गई हो, क्या बात है, क्या नहीं है? फिर वो रोते रोते कहते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही उसने कहा वो इस दुनिया में नहीं रहे, ससुर को ये पहचानने में जरा भी देर नहीं लगती। फिर वो तुरंत पहचान लेते हैं कि यह बात किसकी कर रहे हैं। दरअसल यह बात हो रही थी उनके इकलौते बेटे जिसका नाम लवकेश होता है। उम्र जिसकी 24 साल के आसपास होती है। ये तुरंत पूछते हैं, लवकेश को क्या हुआ? वो कहती है कि लवकेश अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपनी जान दे दी। जैसे ही उस लड़की ने यह बात बोली और लवकेश के पिता सुरेश चंद्र तोमर ने यह बात सुनी, वह उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते अपने रिश्तेदार, अपने गांव के लोगों को फोन करके बात करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर जाओ और घर जाने के बाद देखो कि लवकेश को आखिरकार हुआ क्या हुआ है। पिताजी वहां थोड़ी दूर कुछ किलोमीटर के फासले में थे। तुरंत ही जैसे सूचना मिलती है तुरंत ही वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर आने के बाद जो देखते हैं, जो उनका बेटा है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, वह पंखे से साड़ी बांधकर लटका हुआ था। बस पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब गांव के लोग हो या फिर रिश्तेदार हो, जहां जहां तक खबर फैल रही थी वहां वहां तक लोग अपना शुरू कर देते। जैसे लोग आ रहे थे, इसी बीच में जो 3 साल का बालक उनका लवकेश का, वो भी बहुत ज्यादा रो रहा था। दरअसल लवकेश की जो शादी होती है वह 2 मई 2021 को राजस्थान का एक प्रदेश है धौलपुर का एक इलाका लगता है सोपो, यहाँ की रहने वाली गौरी नाम की एक महिला से शादी होती है और शादी के कुछ दिन बाद उनको एक बेटा भी पैदा हो जाता है जिनका नाम वंशु तोमर रखा जाता है। दरअसल ये जो लड़का है यह इकलौता भाई है, इसके और कोई भाई नहीं है। हालांकि बहन और हैं। टोटल मिला के परिवार में 5 बच्चे हैं। पांच पांच बच्चों में से इकलौता ये भाई है, लाडला भाई है, अभी इस दुनिया में रहा नहीं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार सब कुछ तो ठीक था। बहू से पूछा जाता है कि बहू बताती है कि छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते हैं। बस मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरी कौन सी बात इतनी खराब लग गई कि उन्होंने अपनी जान दे दी। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी उसके बाद उसे पंखे से उतारा जाता है। उसके बाद फिर उसका जो भी क्रियाक्रम के लिए, अंतिम संस्कार के लिए औपचारिक क्रियाएं होती है पूरी की जाती है। तमाम रिश्तेदार जुटते हैं। उसके बाद उसके शरीर का यानी कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लाश का अंतिम संस्कार होता है। घर के परिवार के सभी लोग कहते हैं कि आज रात यहीं रुक जाओ, यानी कि 11 फरवरी 2026 को इसके लिए घर की सुख शांति के लिए हवन का और यज्ञ करवाया जाएगा, इसलिए आप सब यहीं रुक जाओ। यह बात गांव में भी एक मंदिर के माध्यम से सूचना दे दी जाती है ताकि गांव के लोग भी इस हवन यज्ञ में शामिल हो जाए। और उसके बाद फिर 11 फरवरी 2026 को यह हवन और यज्ञ हो रहा था घर के अंदर ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। आखिरकार हवन यज्ञ जब हो रहा था तब रिश्तेदार महिलाएं आ रही थी। जो 3 साल का बालक है जिसका नाम वंशु तोमर होता है, वो बेहाल था, वो ज्यादा रो रहा था। अपने पापा को याद करके वो अपनी माँ के पास जाता था तो माँ कई बार उसको झिटक देती, यानी कि उसे अपने से दूर जाने के लिए कह दिया करती थी। इसी बीच में अगर किसी भी सामान की जरूरत होती थी तो उस महिला के दिमाग पर एकदम बात जाती थी। वो उठती थी, उठने के बाद सामान को तुरंत लाके दे दिया करती थी। जैसे सामान लाके दे रही थी तभी कुछ महिलाओं ने कहा कि इसके दिमाग तक, इसके कानों तक ये आवाज पहुंच कैसे रही है।
जब जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे वक्त में महिला बिल्कुल बेसुध हो जाती है। रो जरूर रही थी लेकिन ये बातें सब सुन रही थी। हमने तो ऐसी कोई सी महिला को नहीं देखा जब ये बात औरतों ने आपस में करना शुरू कर दिया तो एक और दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और देखते ही देखते पूरे गांव में ये आग की तरह खबर फैल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये महिला किस तरह की बातें कर रही है। तभी गांव के कुछ लोग ने कहा कि हमने भी कुछ ऐसी बातें सुनी हैं। अब वो बातें सही हैं या नहीं हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बार उनसे पूछना जरूर चाहिए। आखिरकार जो उस लड़की यानी कि लवकेश का पिता होता है सुरेश चंद्र तोमर अपनी बहू के पास जाता है। पहुंचते पहुंचते ही एक आधा और रिश्तेदार उसके साथ जाकर पूछते हैं कि बेटा आखिरकार उस रात को क्या हुआ था, कैसे उसकी मौत हुई थी। ये सब उससे बातें पूछ रहे थे। कुछ तो फिर उसने बोला कुछ तो बताओ। तब ये बात बताने की आती है तभी वो रोना शुरू कर देती। यानी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार कहाँ से पूछे, पूछे कैसे पूछे। तभी गुस्से में एक महिला ने पूछा कि अगर पुलिस आएगी तब पुलिस तुमने अपने तरीके से बातचीत करेगी और फिर तुम कुछ शांति तो बिल्कुल भी नहीं बरतोगी, तब तो तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा कि कैसे बात हो रही है। और हम लोग अपने परिवार के घर के लोग हैं, तुम हमें भी सब कुछ बता दो सच सच। जब तुम उसने बताना शुरू किया तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस घर का ही एक परिवार का एक और बालक है जो इसके चाचा ससुर का बेटा है। जो चाचा ससुर हैं उसके धर्मेंद्र नाम होता है। धर्मेंद्र का एक बेटा होता है जिसका नाम सुंदर होता है। सुंदर इस घर पर आना जाना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लवकेश अपने एक नौकरी करने के लिए गांव से थोड़ा दूर जाता है, शहर में जाता है। और जो शहर जाता है वह घर में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी, कहीं बाजार जाना है, कुछ खरीदारी करनी है, कुछ सामान लाना है तो अक्सर एक आवाज लगती है, जाकर सुंदर से बोल देना, सुंदर लेके आ जाएगा। कुछ कहीं जाना हो तो सुंदर लेके चले जाएगा। सुंदर का घर में आना जाना ये लगातार चलता रहा था और न जाने कब सुंदर इतना ज्यादा करीब आ जाता है पता नहीं चलता। पिछले 4 महीने से सुंदर इतना करीब आ जाता है कि देवर और भाभी के बीच अनैतिक रिश्ते बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं और वह दोनों फोन पर बहुत सारी बातें किया करते थे। सुंदर की माँ ने एक दिन सुंदर से पूछा कि सुंदर तुम इतनी सारी बातें किससे करते हो, कौन है फोन पर दूसरी तरफ। वो कहता है कि माँ तुम तो जब देखो मुझे हमेशा टोकते रहती हो, रोक रोकती रहती हो। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। माँ भी नहीं जानती थी ये किसी और से नहीं, यहाँ से 200 कदम दूरी पर ही जाके इसकी भाभी रहती है गोरी, वह ये उसी से बात कर रहा है। आखिरकार जब उस सुंदर सुंदर को भी बुलाया जाता है और बात पूछी जाती है तब दोनों ने बारी बारी से अपनी अपनी कहानी बताना शुरू किया। दरअसल 9 फरवरी को चॉकलेट डे था और चॉकलेट डे की वजह से वो भाभी अपने देवर को फोन करके कहते हैं कि आज चॉकलेट डे है, आ जाओ घर पे आ जाओ, चॉकलेट डे मनाते हैं। तुम तो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि मैं अभी आऊँगा, कुछ थोड़ा सा बिजी हूँ, फोन थोड़ा काम कर रहा हूँ। इसी बीच में वो दोबारा फोन करते हैं। जब दोबारा फोन किया जाता है तो फिर वो आ जाता है। अक्सर जो लवकेश अपने घर आता है, अपने गांव आता है, उसे आते 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 थोड़ी रात ज्यादा हो जाती है और रात ज्यादा होने की वजह से ही वह उसका फायदा भी उठाती है क्योंकि घर में और कोई रहता नहीं है। ससुर हैं वो शहर में ही रहता है, बाकी परिवार में जो सदस्य हैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ बहू रहती है और रात को उसका पति लवकेश आ जाता है। यह जो रात थी 9 फरवरी 2026 की रात, इसी रात में लवकेश थोड़ा जल्दी आ जाता है। उसे भी नहीं पता था कि घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह उसने कभी कल्पना नहीं की थी। घर का दरवाजा ऐसा है कि उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें कोई कुंदा नहीं है, वो कभी लगता ही नहीं है। जब वो
आता है। आने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद देखता है क्या है, जो उसकी पत्नी है गौरी और उसका उस चचेरा भाई है जिसका नाम सुंदर है, वो दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। और जब उन दोनों की को देखता है तो देखने के बाद उससे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा, मुझे तुम दोनों से बिल्कुल भी कतई उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के अनैतिक रिश्ते में बन जाओगे। उसने विरोध करने की कोशिश की। इसी बीच में ये समझ नहीं पा रहा है कि करे तो क्या करे। तुरंत ही सुंदर ने उसे बहुत ताकत से पकड़ लिया और इसी बीच में उसे जमीन पर गिरा गिरा दिया जाता है। और गिराने के बाद जो पत्नी होती है वह तकिया उठाती है, तकिया उसके चेहरे पर रख देती है ताकि वह शोर ना मचा सके, ताकि उसके शोर की आवाज दूर के लोगों तक कानों तक नहीं पहुंच सके। तब उसने उस चेहरे पर उसके मुंह पर यह तकिया रखा जाता है और जब तक क्या उसमें दम नहीं तोड़ दिया जाता, यानी कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, जैसे उसके प्राण निकलते उसका शरीर ठंडा हो जाता है। इसके बाद देवर और भाभी दोनों मिलने के बाद ये सोचते हैं कि आखिरकार अब करे तो क्या करे। तभी इसके दिमाग में खुराक आती है, सवाल एक आंसर आता है कि क्यों न इसकी लाश को पंखे से लटका दिया जाए। जो पंखे से लटक जाएगी तो अगले दिन हम कोई कहानी सुना सकते हैं, बता सकते हैं। हालांकि यह सब काम करने में रात 11 बजे से शुरू करते हैं और सुबह के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। उसको पंखे से लटका दिया जाता है और ऐसे यह सीन बनाया जाता है जैसे कि क्या उसने अपनी खुद ही जीवन लीला को समाप्त कर लिया हो। आखिरकार सुबह सुबह के जब 6:30 बजे बच जाते हैं और उस घर में पूरी तरह से जो निशान थे, नामो निशान थे, सबूत थे, वह सब मिटा दिए जाते हैं ताकि किसी को भी इस बात का एहसास ना हो कि उसने शरीर के जो पंखे से लटका दिया जाता है। तभी 6:30 बजे के आसपास अपने ससुर को फोन करती है और ससुर को फोन करने के साथ साथ इतना शोर मचाती है कि आसपास के घरों के लोग भी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे इकट्ठा होते हैं तभी लोगों ने इस लाश को उतारा। गांव के ही लोगों ने फैसला लिया, जब इसने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त की है तो क्यों पुलिस के पास जाना चाहिए, क्यों पुलिस के फोन करना चाहिए। जब इस तरह की बातें होती है तब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना किसी पोस्टमास्टर के। आखिरकार जब पुलिस ने ये वाली बात पूरी पूरी परिवार ने बात सुनी, तभी पुलिस को 112 नंबर पर फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद देवर और भाभी दोनों को हिरासत में लिया जाता है और वहां से तकिया भी अपने कब्जे में लिया जाता है और वह साड़ी भी ली जाती है जिस साड़ी से उसको लटकाया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, ये कैसे कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा ये तो खैर वकील और जो पुलिस सबूत जुटाएगी, जो चार्जशीट लगाएगी उसके आधार पर ही साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से देवर और भाभी ने मिलकर यह हत्याकांड को अंजाम दिया है, इस हत्याकांड को लेकर रिश्तेदार हो या फिर आसपास के इलाके के लोग हो, उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोनों दोस्तों, इसे पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जो 3.5 साल का बेटा है, आखिरकार उसके सर से हमेशा हमेशा के लिए पिता का साया तो उठ ही चुका है और जो माँ है वो सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारेगी, जबकि उसके दादा हैं जो वो ये कहते हैं कि अब मैं अपने पोते के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजारूंगा और अपने पोते को वो सारी खुशियां दूंगा जो मैंने अपने बेटे को दी है। अब शायद पोते में ही अपना बेटा वह तलाश कर रहे हैं। लेकिन माँ जब जेल जा रही थी और जब देवर जब जेल जा रहे थे तो दोनों ही बहुत ज्यादा अफसोस जाहिर कर रहे थे और इस चीज में मीडिया के सामने ये भी कहा कि इस घर में मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई है, ना तो किसी ननद से तकलीफ हुई है, ना सास से, ना ससुर से, ना किसी और सदस्य से, ना पति ने कभी उसे परेशान किया। न जाने ये कैसे कब क्यों कत्ल हो गया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब वो जेल जा रही थी उसने कहा कि मुझे जो भी किया है उसका जो जो सजा है वो मिलनी ही चाहिए, मैं उसकी असली हकदार हूँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही गुस्से में अचानक आदमी क्या फैसला ले लेता है। हमें इसके लिए बात को सोच समझ के यू करना चाहिए
कि आगे क्या नतीजा निकलने वाला है। तो आज की कहानी के लिए पूरी सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।